का तृतीय नियम का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। न्यूटन के प्रथम और द्वितीय नियम का हम अध्ययन पूर्ण कर चुके हैं। गति का तृतीय नियम को दूसरे नाम से भी जाना जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आप जैसे दैनिक लाइफ में देखे होंगे, रस्साकसी का खेल देखे होंगे। जैसे एक रस्सी होता है ना, एक रस्सी होता है और इधर से 3-4 लोग खींचते हैं इसको, ठीक। जैसे देखिए ये व्यक्ति हैं, ये क्या है, व्यक्ति हैं जो इसको क्या कर रहे हैं, पकड़ कर खींच रहे हैं। और इधर 2 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति क्या कर रहे हैं, इसको पकड़े हुए हैं। और एक व्यक्ति और है, क्या कर रहा है, रस्सी को परस्पर एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, ये अपनी ओर खींच रहे हैं, ये अपनी ओर खींच रहे हैं। बात को समझने का प्रयास करिएगा। इसका मतलब जिसके इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, ठीक, इसका अगर नाम ए दे दें, इसका नाम बी दे दें, तो ए वाला अपनी ओर बल लगा रहा है, एफ ए बी। लेकिन दूसरा जो व्यक्ति है, दूसरी ओर के जो व्यक्ति हैं, ये जस्ट विपरीत डायरेक्शन में इसको खींचने का प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब बी ए के डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से अगर हम सोचें तो बल की मात्रा क्या है, समान है। फोर्स की मात्रा क्या है, समान है। क्रिया प्रतिक्रिया, ध्यान दीजिए, प्रत्येक क्रिया के पश्चात क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। अब यहाँ क्रिया और प्रतिक्रिया का स्वभाव से नहीं लेना देना है कि किसी ने किसी को एक हाथ लगाया तो पलट कर क्या करे, 2 हाथ लगा दे। ये स्वभाव का खेल नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसके कारण क्या होता है, बल की मात्रा क्या होती है, दोनों में समान होती है। बल की मात्रा क्या होती है, समान। ध्यान दीजिए, बल की मात्रा दोनों में क्या होती है, समान होती है, परंतु दिशा क्या होती है, विपरीत। इसका मतलब चिन्ह क्या आएगा, माइनस चिन्ह पर लग जाएगा। या फिर ऐसा भी कह सकते हो, क्रिया प्रतिक्रिया के अंतर्गत लगने वाला परिणामी बल का मान क्या होता है, 0 होता है। एफ ए बी प्लस एफ वी ए, ध्यान दीजिए, का वैल्यू क्या होता है, 0। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर संतुलन बल की बात होती है। किस बल की बात होती है, संतुलन बल, संतुलन फोर्स की बात होती है। संतुलन बल आप पढ़े हैं, जिसके संदर्भ में पहले ही हम पर चर्चा कर चुके हैं। मतलब किसी भी निकाय या सिस्टम पर लगने वाले कुल परिणामी बल का मान क्या हो, 0 हो, तो उसको आप और हम क्या कहते हैं, कौन सा बल कहते हैं, संतुलन बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं, संतुलन बल। यहाँ देखें परिणामी बल का मान क्या होगा, 0 होगा। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कथन की। किसकी बात करते हैं, कथन क्या कहता है। कथन ये कहता है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर क्या करती है, बल लगाती है। अगर इसको देखा जाए तो हम यहाँ कथन से कह सकते, कथन इसका बना सकते हैं, क्या कहेगा, कहा जाएगा, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर क्या करती है, बल लगाती है। दूसरी वस्तु पर क्या लगाती है, बल लगाती है, बल लगाती है। तो दूसरी वस्तु भी क्या करती है, पहली वस्तु पर क्या करती है, वस्तु पर क्या करती है, बल लगाती है, बल लगाती है। यहाँ ध्यान दीजिए, कथन से आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। यहाँ जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर क्या करती है, बल लगाती है, तो दूसरी वस्तु भी क्या करती है, पहली वस्तु पर बल लगाती है। परंतु यहाँ ध्यान दीजिए, ये दोनों बल परिमाण में क्या होते हैं, समान। परिमाण मीन्स यहाँ है आंकिक मान, मतलब संख्यात्मक मान। 6 न्यूटन इधर से लग रहा है और 6 न्यूटन इधर से, तो 6 जो है यहाँ पर क्या होगा, परिमाण। ये दोनों बल परिमाण में समान, परिमाण में क्या होते हैं, समान, परंतु दिशा में क्या होते हैं, परंतु दिशा में क्या होते हैं, विपरीत। दिशा में क्या होते हैं, विपरीत। ध्यान दीजिए,
क्रिया प्रतिक्रिया शब्द से ही पता है, क्रिया का ही विलोम क्या होता है, प्रतिक्रिया। यहाँ से आपको समझ में आ रहा है ये दोनों बल परिमाण में क्या होते हैं, समान, परंतु दिशा में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, विपरीत होते हैं। इसका मतलब इसको हम यहीं पर गणितीय भाषा में भी शो कर सकते हैं। जैसे यहाँ हम शो किए हैं FAB इक्वल कह सकते हैं माइनस FVA। ठीक, ABA आपका क्या है, दो वस्तु हैं, ऐसे भी हम निरूपित कर सकते हैं। यही आपका क्या है, न्यूटन का तृतीय नियम है। न्यूटन का कौन सा नियम है, तृतीय नियम है। अब इसके संदर्भ में और तथ्यों पर हम बात करते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। समझ में आ रहा है क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अंतर्गत कि बल सदैव कैसे कार्य करता है, युग्म में कार्य करता है। बल सदैव कैसे कार्य करता है, युग्म में। युग्म मीन्स क्या होता है, जोड़ा, युग्म में कार्य करता है, कार्य करता है, ये चीज़ ध्यान रखिए। तृतीय नियम से ये पता चलता है कि एकल बल का कल्पना इस पृथ्वी पर संभव नहीं है। जैसे आप चलते हो कि नहीं, पृथ्वी पर चलते हो कि बल लगाते हो, सोचकर बताओ। पृथ्वी पर आप चलते हो कि बल लगाते हो, वास्तव में आप चलते नहीं हो बल्कि बल लगाते हो। और यहाँ पर भी क्रिया प्रतिक्रिया का भी रोल है। जितना बल आप पृथ्वी पर लगाते हो, ऐसे आपका तलवा है, देखिए पैर है ना, ये क्या है, पैर है, क्या है, पैर है किसी व्यक्ति का। ठीक, ऐसे कुछ जितना ये फोर्स आपका नीचे के डायरेक्शन में लगाता है अर्थ पर, उतने ही फोर्स अर्थ इसके जस्ट विपरीत डायरेक्शन में लगाती है। यही क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अकॉर्डिंग व्यक्ति क्या करता है, चलता है। वास्तव में वो चलता नहीं बल्कि क्या करता है, बल लगाता है। यदि वो बल ना लगाए, फोर्स ना अप्लाइड करे, तो निश्चित रूप से वो चल नहीं पाएगा। अब इसमें और बातें हैं कि घर्षण बल भी कार्य करता है, और सेंस पर हमें बात करनी है, लेकिन यहाँ पर भी बात नहीं करेंगे। तो ये चीज़ समझ में आ गया, बल सदैव कैसे कार्य करता है, युग्म में कार्य करता है। अच्छा, ये स्पष्ट होता है कि ये नियम जो है आपको ये बताता है कि प्रकृति में जो है एकल बल नहीं पाया जाता है, ये जान लीजिए। अच्छा, अगर इसको और हम सुंदर शब्द में कहें तो इसको कह सकते हो आप, प्रत्येक क्रिया के बाद, प्रत्येक क्रिया के बराबर, प्रत्येक क्रिया के बराबर, परंतु विपरीत दिशा में, परंतु विपरीत दिशा में, विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। दिशा कहिए या प्रतिक्रिया कह दीजिए, प्रतिक्रिया होती है, ऐसा भी आप कह सकते हो। ठीक, इस प्रकार से आपके समझ में आ रहा होगा कि क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर हम पर चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। शायद आप बात को समझ पा रहे होंगे। तृतीय नियम को आपको पता है किस नियम से भी जाना जाता है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से जाना जाता है। क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल जो एक ही वस्तु पर नहीं है बल्कि दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर कार्य करते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, इससे से अभी आपको समझ में आ जाएगा। सम उदाहरण देखते हैं जो दैनिक लाइफ में हमारे क्या होते हैं, उपयोग में हैं। उदाहरण आइए जानते हैं। सबसे पहला उदाहरण है, बंदूक से जब गोली हम सभी लोग चलाते हैं, बंदूक से जब गोली छोड़ी जाती है तो आपको पता है जब गोली छोड़ते हैं तो आपको एक झटका सा लगता है। मतलब जिस स्पीड से गोली आगे बढ़ती है, जितने फोर्स से, उतने ही फोर्स से जस्ट आपके जो बंदूक है पीछे की तरफ क्या करती है, धक्का लगाती है। ये किस नियम से है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से है। जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है, बंदूक से गोली का छूटना या गोली का चलना, जब आप बंदूक से गोली चलाते हो तो आपको एक झटका सा लगता है। किस नियम से होता है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से होता है। या फिर आप कभी नदी पर गए होंगे ना, नदी पर आप अक्सर देखते हो तैराक जो होता है नदी में तैरता है तो क्या करता है, जल को पीछे की ओर क्या करता है, धकेलता है। तैराक का तैरना किस के अकॉर्डिंग होता है, तैरना क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार चलता है।
बल को क्या जल को क्या करता है, बल लगाकर पीछे की दिशा में धकेलता है और स्वयं आगे निकल जाता है। बात समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पर जो धक्का लगा रहा है पीछे की ओर वो क्रिया है, परंतु जो आगे की ओर बढ़ जा रहा है वो क्या है, प्रतिक्रिया है। बात समझ पा रहे हैं ना। रॉकेट आप देखे होंगे दैनिक लाइफ में, जो रॉकेट छोड़े जाते हैं, मिसाइल को क्या किया जाता है, छोड़ा जाता है, दैनिक लाइफ में आप देखे होंगे। तो इसमें एक दहन इंजन होता है। क्या होता है, एक दहन इंजन होता है। देखे होंगे आप सभी लोग दैनिक लाइफ में, टीवी पर प्रोग्राम आता है, जब कोई रॉकेट क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, दहन इंजन होता है। और जिस स्पीड से यहाँ से क्या होते हैं, वायु कहा जाए, एक ज्वलनशील जो गैस होती है, जिस स्पीड से जलती है उतने ही स्पीड से ये क्या होता है, आपका मिसाइल ऊपर की दिशा में क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। ये किसके कारण चलता है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियमानुसार होता है। इस प्रकार आप कह सकते हो रॉकेट की गति किसके अकॉर्डिंग होती है, रॉकेट की गति कैसे होती है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियमानुसार होती है। जिस वेग से उसके ज्वलनशील गैस जलते हैं, उसके बाद गैस बाहर निकलता है, उतने ही स्पीड से क्या होती है, ऊपर की डायरेक्शन में आगे बढ़ती चली जाती है। इस उदाहरण को और सरल आपको बनाना हो तो एक गुब्बारा ले लीजिए आप। गुब्बारे में क्या करिए आप, वायु भर दीजिए, महसूस करिए, और इसको क्या करिए आप, छोड़ दीजिए। तो गुब्बारा रहा ना, इसको इसमें क्या भर दीजिए, वायु भरने के बाद छोड़ दीजिए। तो जितनी स्पीड से आपका वायु इस डायरेक्शन में बाहर निकलेगा, उतने ही स्पीड से ये गुब्बारा क्या होगा, ऊपर की डायरेक्शन में उठता चला जाता है। ये भी क्रिया प्रतिक्रिया के नियमानुसार होता है। इस प्रकार से आप कुछ उदाहरण के माध्यम से भी समझ गए। अब आते हैं, आपको एक और तथ्य है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं इसी समय। आपका अंतिम टॉपिक है संवेग संरक्षण। संवेग आपको पता है, संवेग मीन्स होता है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, संवेग। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोई वस्तु यदि गतिशील हो, क्या हो, गतिशील हो, तो आपको पता होना चाहिए उस वस्तु के द्रव्यमान में किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं आता। जैसे ये कोई व्यक्ति हैं और ये क्या है, गतिशील है, इस डायरेक्शन में क्या है, गतिशील है, ठीक, इस डायरेक्शन में क्या है, गतिशील है। इनका द्रव्यमान क्या है, यम है। ये किस वेग से गतिशील है, भी वेग से। और कुछ दूरी पर जब ये आगे बढ़ते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं, तो इसके वेग में परिवर्तन आ जाता है। प्रारंभिक वेग कह दीजिए तो और बेहतर होगा। यू वेग से ये गतिशील हुए और कुछ दूर पर जाकर इनका वेग क्या हो गया, भी हो गया। वेग कितना हो गया, भी। तो संवेग में परिवर्तन कितना हुआ, इसको आप देखिए पहले। यहाँ संवेग संरक्षण को हम चित्र से बताते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये जब प्रारंभ में चले थे इनका वेग क्या था, यू। इसका मतलब संवेग को हम पी से लोकेट करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से। तो P1 इक्वल हम कह सकते हैं यम यू, ठीक, प्रारंभिक संवेग। लेकिन ये जाकर किस वेग पर रुक गए, भी वेग से। यू वेग से चले थे, अंतिम वेग क्या हो गया, वी हो गया। लेकिन ध्यान दीजिए, व्यक्ति तो वही हैं, ये तो पर्सन वही है, इसमें तो कोई परिवर्तन तो हुआ नहीं है, इनका द्रव्यमान तो वही है। बात समझ पा रहे हो ना, द्रव्यमान उनका यही है, तो इनका संवेग क्या हो गया, P2 जो है, P2 बराबर हो जाएगा यम इंटू वी, यम इंटू वी। तो बताइए संवेग में परिवर्तन कितना आया। तो परिवर्तन हमेशा अंतिम में से प्रारंभ को क्या करते हैं, हम आप घटाते हैं। तो अंतिम क्या है, P2। तो संवेग परिवर्तन को हम कह सकते हैं डेल्टा P इक्वल कह सकते हैं P2 माइनस P1। और P2 की वैल्यू क्या है, यम भी, माइनस P1 की वैल्यू क्या है, यम यू। मीन्स यम तो आपका कॉमन हो जाएगा, भी माइनस यू। इस प्रकार से आपके सामने संवेग में क्या पता चल गया, परिवर्तन। ये क्या पता चल गया, संवेग में परिवर्तन। मीन्स ये हम कह सकते हैं संवेग संरक्षण का अर्थ ये होता है किसी भी वस्तु का प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग क्या होता है, संरक्षित होता है। क्या होता है, संरक्षित होता है। जैसे आप दैनिक लाइफ में देखते हो, विद्यालय में कोई दो व्यक्ति अगर अचानक टकरा जाएं, अचानक क्या हो, टकरा जाएं। जैसे देखिए, और उदाहरण से हम आपको समझा देते हैं। जैसे दो बच्चे आपस में क्या कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं। ये देखिए विद्यालय में रेस चल रहा है, ये दो बच्चे हैं, क्या कर रहे हैं, ये रेस कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं। एक बच्चा ये है और एक बच्चा ये है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं, ठीक। विद्यालय में क्या कर रहे हैं, दोनों रेस कर रहे हैं।
किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक, इनका द्रव्यमान क्या है, यम है, इनका द्रव्यमान क्या है, यम1, इनका द्रव्यमान क्या है, यम2। ये वास्तव में चलते चलते आपस में क्या होते हैं, टकरा जाते हैं। दोनों लोग आपस में क्या होते हैं, टकरा जाते हैं। दोनों लोग आपस में क्या होते हैं, टक्कर खा जाते हैं। क्या कर जाते हैं, टकरा जाते हैं। ठीक, जब ये टकराते हैं तो टक्कर के पहले का संवेग, जब टकराते हैं तो उसके बाद इनकी दशा और दिशा क्या होती है, बदल जाती है। दशा और दिशा क्या होती है, बदल जाती है। अर्थात इनका प्रारंभिक वेग u1 था, इनका प्रारंभिक वेग क्या था, u2। ठीक, इनका द्रव्यमान यम1 है, इनका द्रव्यमान क्या है, यम2। जब ये टकराते हैं तो टकराने के बाद दोनों की दिशा और दशा क्या होती है, बदल जाती है। मतलब दोनों टकराने के बाद दोनों में जो वेग होता है अलग अलग हो जाता है। इसका वेग हो जाता है v2। ठीक, द्रव्यमान इनका m2 है, लेकिन ये जो दूसरे वाले हैं इनका वेग हो जाता है, इनका वेग हो जाता है, इनका वेग हो जाता है v1। क्या हो जाता है, v1। ये देखिए चेंजेज हो गया, वेग में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो टक्कर के पहले का संवेग, टक्कर के बाद का संवेग। तो टक्कर के पहले का संवेग क्या होगा, अगर यहाँ देखा जाए संवेग हो जाएगा m1 u1 और यहाँ संवेग हो जाएगा आपका m2 u2। ठीक, ऐसे यहाँ का संवेग निकालें तो m1 v1 और यहाँ का संवेग निकालें m2 v2। अर्थात इन टक्कर के पहले, यही तो टक्कर हुआ है, टक्कर यही हुआ ना। इसके पहले का संवेग क्या हुआ, इसके पहले का जो संवेग होगा आपका हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक, और टक्कर के बाद का संवेग क्या होगा, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। मतलब टक्कर के पहले का संवेग, टक्कर के बाद का संवेग, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, संवेग संरक्षण का नियम। मीन्स कह सकते हो आप m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर हो जाएगा आपका m1 v1 प्लस m2 v2। इसी को क्या कहा जाता है, संवेग संरक्षण का नियम। मतलब टक्कर के पहले का संवेग, टक्कर के बाद का संवेग क्या होता है, हमेशा संरक्षित होता है। क्या होता है, संरक्षित या बराबर होता है। टक्कर के पहले का संवेग, टक्कर के बाद का संवेग, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, संवेग संरक्षण का नियम। तो आइए कथन से इसको जानते हैं। अगर हम बात करें तो संवेग संरक्षण का जो कथन है, अभी आपको हमने एक उदाहरण के माध्यम से समझाया, उसी को हम क्या कहें, कथनात्मक हमने लिखने का प्रयास किया है। दो वस्तुओं का संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद क्या होता है, बराबर रहता है। इसे क्या कहते हैं, संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। अब इसको हम करके दिखाते हैं कैसे। चूँकि यहाँ पर मानों का उदाहरण लेने में दिक्कत आ रही है, तो हम लोग गेंद ले लेते हैं। कितनी गेंद ले लेते हैं, 2 गेंद। एक गेंद का द्रव्यमान m1 है और प्रारंभिक वेग क्या है इसका, u1। कितना है, u1। और एक दूसरी गेंद है आपका जिसका द्रव्यमान क्या है, m2 है, इसका प्रारंभिक वेग क्या है, u2 है। ठीक, हम थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाते हैं कि u1 का जो वेग है कंपेयर टू u2 ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से आगे चलकर कहीं क्या हो जाएंगे, टकराएंगे। ये आगे चलकर कहीं आपस में क्या हो जाते हैं, टकरा जाते हैं, आपस में क्या हो जाते हैं, टकरा जाते हैं। m1 m2 ये दोनों आपस में क्या हुए, टकरा गए। और टकराने के बाद एक दूसरे की ओर क्या करेंगे, बल लगाएंगे। m1 2 की ओर लगाएगा और ये किस डायरेक्शन में लगाएंगे, m21 की डायरेक्शन में क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे जब आपस में टकराएंगे। यही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। लेकिन टक्कर के जस्ट उपरांत कुछ सेकंड बाद दोनों के वेग में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। ये पहला जो आपका गेंद है इसका द्रव्यमान m1 है, इसका वेग बन जाता है v1। और जो आपका दूसरा गेंद है जिसका द्रव्यमान क्या है, m2, इसका वेग बन जाता है v2, अंतिम वेग जिसे कहेंगे। तो आपका जो कथन कह रहा है इसके अकॉर्डिंग चित्र से अगर हम विचार करें, चित्र से,
चित्र से अगर हम विचार करें तो टक्कर के पहले का संवेग क्या होगा और टक्कर के बाद का संवेग, उसी पर हमको क्या करनी है, बात करनी है। और यहाँ ध्यान दीजिए टी समय तक ये क्या है, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। कितने समय तक, टी समय तक। तो यहाँ से ध्यान देते हैं, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर संवेग बन जाएगा m1u1, यहाँ का संवेग बन जाएगा m2u2। बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। तो देखते हैं टक्कर के समय ए का संवेग टकराने के पहले और बाद, अगर ए की बात करें, गेंद ए की बात करें, गेंद ए के लिए, गेंद ए के लिए, गेंद ए के लिए अगर हम बात करें तो उस समय अगर आप बात करें तो फोर्स, द्वितीय नियम क्या कहता है, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर होता है। तो गेंद ए ना कह के गेंद एक के लिए हम बात करते हैं, इसको एक नाम दिए हैं। तो गेंद एक के लिए जो फोर्स होगा वो क्या होगा, F12 आपका हो जाएगा संवेग परिवर्तन की दर। अंतिम वेग क्या है इसका, v1 है, और द्रव्यमान क्या है इसका, m1, और इसका मतलब v2 माइनस u2 सॉरी v1 माइनस u1 हो जाएगा, अपान टी हो जाएगा, अपान टी। बच्चे इस बात को समझ पाएँ कि नहीं समझ पाए, शायद नहीं समझ पाए होंगे। इसको हम फिर से बहुत सरल ढंग से इसको बता देते हैं। ध्यान दीजिए, पहले गेंद की बात की है, गेंद पहले की। तो यहाँ देखिए m1 u1 ये संवेग हुआ। फिर आपका संवेग टक्कर के बाद की बात करते हैं m1 v2। तो ये अंतिम संवेग है, ये क्या है, प्रारंभिक संवेग। और कितने समय तक संपर्क में थे, t समय तक। तो बल बराबर होता है संवेग में परिवर्तन बटा समय। द्वितीय नियम से हम कह सकते हैं F12 इक्वल कह सकते हैं हम अंतिम संवेग आपका m1 v2 माइनस m1 u1 डिवाइड बाई t। ये आपका हो गया पहले गेंद द्वारा दूसरे गेंद पर आरोपित बल का मान। ऐसे अगर हम निकालें गेंद 2 के लिए, गेंद 2 के लिए, गेंद 2 के लिए अगर निकालोगे तो यहाँ सूत्र आपका क्या आएगा, F21 इसके डायरेक्शन में, F21 इस डायरेक्शन में, यहाँ फोर्स की बात होनी चाहिए तो ज़्यादा बेहतर होता, चित्र में हम थोड़ा यम निरूपित कर दें, इस डायरेक्शन में F21 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, जैसे m1 की बात किए थे, पहली गेंद तो दूसरी गेंद है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। और अंतिम वेग क्या है दूसरे का, v2, ठीक, माइनस यहाँ हो जाएगा आपका m2, और यहाँ का प्रारंभिक वेग क्या है, u2, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, t, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, t। ये आपका समीकरण 1 बन गया, ये आप बन गया समीकरण 2। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या कहता है कि जो आपके फोर्स कार्य कर रहे हैं ये दोनों बल आपस में क्या है, समान है, परंतु दिशा क्या है, विपरीत। यही तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। ध्यान दीजिए, ये दोनों बल F12 और F21 आपस में क्या है, इक्वल, परंतु डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है, विपरीत। यही तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो हम कह सकते हैं क्रिया प्रतिक्रिया नियम से इस प्रकार से इसको हम और आगे बता सकते हैं या कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं, देखिए, अतः F12 इक्वल हो जाएगा माइनस F21। यही तो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। F12 इक्वल हो जाएगा माइनस F21। F12 की वैल्यू क्या है, प्लेस कर दीजिए, अभी अभी पाए हुए क्वेश्चन 1 से, m1 v2, m1 गलत, सॉरी यहाँ मिस किए हैं, वास्तव में m1 v1 माइनस m1 u1 डिवाइड बाई t बराबर हो जाएगा आपका माइनस चिन्ह, यहाँ आ जाएगा m2 v2, फिर हो जाएगा माइनस m2 u2 डिवाइड बाई टी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। फिर देखिए क्या होगा आपका, m1 v1 माइनस m1 u1 बराबर हो जाएगा, माइनस चिन्ह अंदर जाएगा, ये कर देगा m2 v2 प्लस हो जाएगा m2 u2, पक्षांतर कर लीजिए, m1 u1
ये हो जाएगा आपका माइनस m2u2 बराबर हो जाएगा माइनस m2v2, इसको उधर ले चलिए, माइनस m1v1। ध्यान दीजिए प्रत्येक टर्म में माइनस चिन्ह कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा m1u1 प्लस m2u2 बराबर हो जाएगा आपका m1v1 प्लस m2v2। यही आपका जो नियम आया, देखिए टक्कर के पहले का संवेग है ये और टक्कर के बाद का संवेग है। इसी को क्या कहा जाता है? संवेग संरक्षण का नियम। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को क्या कहा जाता है? संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है। मतलब टक्कर के पहले का संवेग ये है और टक्कर के बाद का संवेग ये है, दोनों आपस में क्या हैं? बराबर हैं। धन्यवाद। अब हम इसके बाद न्यूमेरिकल का वीडियो आपको उपलब्ध कराएंगे।